अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो हम आगे जो हमने कोड्स के बारे में कुछ जान रहे थे हम, जैसे कि हमारे पास इसमें कोड था 4326। उसमें हमने कुछ देखा कि जो भी जनरल प्रिंसिपल्स है उसमें, जैसे लाइटनेस है, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें, या साइज़ ऑफ अ बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, या सेपरेशन हमें कर देनी चाहिए बिल्डिंग्स की, या पास पास जो हो। तो वो सब हमने पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो हम आगे इसमें अब जो हमारा रह रहा है इसमें, जो अब हम वो उस पे हम आगे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्शन फीचर्स, क्लास नंबर 5। आपका जो आईएस कोड है, आईएस कोड 4326 1993 में आप अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं। तो उधर एक क्लास है, क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 5 में क्या है कि वहाँ पे बताया गया है कि हमारे रूफ्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, या हमारे फ्लोर्स, या इवन हमारी जो स्टेयर केस है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो क्या है कि अगर हमारे पास हमने जो भी फ्लोर्स बनाए हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो टाइल्स है ना वहाँ पे, या ब्रिक सपोर्ट हो स्टील पे, या टिम्बर वगैरह हम लगाते हैं, या रीइंफोर्समेंट कंक्रीट जॉइस्ट लगाते हैं, तो वो क्या हमें बेसिकली वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने वो चीज़ लगाई ना, अगर हमने ब्रिक्स लगाई या टाइल्स लगाएं, तो इवन जो जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वो वहाँ पे हमारे उखड़ जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, और हमारा स्ट्रक्चर वहाँ पे ख़राब हो सकता है, हमारे फ्लोर वहाँ पे या हमारा रूफ वहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास पिचड रूफ है। तो पिचड रूफ में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास पिचड रूफ है तो उनमें क्या करना चाहिए, मोस्टली जो है कॉरुगेटेड जो आयरन शीट्स होते हैं वो लगा लो, या एस्बेस्टस शीट्स होते हैं उनको यूज़ करो इन प्लेस ऑफ टाइल्स। टाइल्स को नहीं, या कोई भी जो भी रूफिंग यूनिट हो, कोई भी अदर रूफिंग यूनिट है, उनसे अच्छा है कि हम कौन सा मटेरियल लगाएं, जो एस्बेस्टस शीट हो या कॉरुगेटेड शीट हो। तो कभी कभार क्या करते हैं, अगर हमने उनमें टाइड भी अच्छे से ना किया हो, ठीक है, जो भी हम मटेरियल लगा रहे हैं उनको टाइट अच्छे से ना किया हो जिन उन मेंबर्स के साथ, जो भी वहाँ पे सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, तो वो हमारा जो है वहाँ पे भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, टाइट करना चाहिए प्रॉपरली जो भी मटेरियल हम लगा लेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी हैवी मटेरियल हो उसको अवॉइड करना चाहिए कि रूफिंग पे लगा लें। तो इसी तरह से देखेंगे हम स्टेयर केस में। स्टेयर केस में क्या केस स्टेयर केस में क्या है कि कुछ स्टेयर्स हमारे पास बड़ी स्टेयर्स होती हैं। तो वो, जैसे कि हम बड़ी बड़ी स्टेयर्स हॉल्स में लगी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, वो सेपरेटली हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग के साथ हम अटैच नहीं करेंगे। तो ये हमें कोडल प्रोविजंस है कि ऐसा करना चाहिए। तो इसी तरह से क्या है कि अगर हमारे पास अब इंटरकनेक्शन करना है स्टेयर्स का, तो एडजेसेंट फ्लोर्स के साथ साथ इंटरकनेक्शन भी करने हैं, साथ साथ जोड़ने भी हैं। तो हम क्या करते हैं, तो उनमें एक स्लाइडिंग जॉइंट डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे ब्रेसिंग इफेक्ट मींस कि हॉरिजेंटल इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर, वो ब्रेसिंग इफेक्ट को रोकते हैं कि अगर हमने उनमें स्लाइडिंग जॉइंट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग। तो हमारे कोड ने क्या किया है कि कुछ कैटेगरीज डिफाइन की है कि कौन सी बिल्डिंग किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे जो आईएस कोड है 4326 1993, उसमें बताया गया है कि कुछ कुछ जो बिल्डिंग्स की हैं वो किस तरह के हैं। तो हमने बेसिकली जो है बिल्डिंग को, वो हमने A to E, जैसे कि A B C D E कैटेगरी तक हमने उनको अलग अलग डिनोट करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं कि बिल्डिंग्स की कैटेगरीज है। तो बेसिकली जो ये बिल्डिंग की कैटेगरीज है, या तो मैसनरी और वुडन बिल्डिंग्स की कैटेगरीज होती हैं। ये बेसिकली 5 कैटेगरीज कहलाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये किससे की करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक जोन। और उसमें क्या करते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग भी देखते हैं। एक तो सिस्मिक जोन क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस फैक्टर आई, विच इज़ इम्पोर्टेंस फैक्टर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस फैक्टर एप्लीकेबल टू द बिल्डिंग गिवन इन टेबल। ये अलग अलग बिल्डिंग्स का अपना अपना फैक्टर होता है। हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, मोनूमेंटल स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स है, एमरजेंसी बिल्डिंग्स है, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीविजन स्टेशंस, रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन बिल्डिंग्स, लार्ज कम्युनिटी हॉल्स, सिनेमाज,
लाइक सिनेमाज, असेंबली हॉल्स एंड सबवे स्टेशन, पावर स्टेशन। ये सारी जो बिल्डिंग्स है इनके इम्पोर्टेंस फैक्टर जो यहाँ पे डिफाइन किया गया वो हम लेते हैं 1.5 तक। ठीक है, तो अगर यूजुअली इंजीनियर्स को कोई बिल्डिंग बनानी है तो उनको इम्पोर्टेंस फैक्टर, ये इन कैटेगरीज में कोई बिल्डिंग बनानी है तो उनको 1.5 फैक्टर लेना ही लेना होगा। तो इवन मैंने कहा कि अगर 1.5 फैक्टर लेना है, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि इससे ज़्यादा ही हायर वैल्यू ले लें ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। इसी तरह से जो बाकी बिल्डिंग्स आती हैं, अदर बिल्डिंग्स हैं, उनका हम इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 ले लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास अब ऐसी कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर हमने कभी कभार खड़ा कर दिया तो ठीक ठीक है, तो अब हम उसके लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर लेते नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर हमारे पास टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जैसे कि एक्सकेवेशन किया है या हमने स्कैफोल्डिंग लगाया है कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस चीज़ के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं कि उसके लिए भी इम्पोर्टेंस फैक्टर लेके डिज़ाइन करेंगे और स्कैफोल्डिंग वहाँ पे कर देंगे। तो अब जो बिल्डिंग मैंने कहा जो कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज की गई हैं, तो वो एज़ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर से देखी गई हैं कि हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था A to E कैटेगरी तक किए गया था। तो फिर क्या हुआ, फिर वो अमेंडमेंट किया गया उसको, क्योंकि हमारा जो ये सिस्मिक जोन्स हैं वो पहले होता था 1 2 3 4 एंड 5, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप 2 3 4 एंड 5, तो वो इसी तरह से 1 2 3 4 5 होता था। तो इसी तरह से फिर हमारी कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग भी होती थी A B C D E। तो अब जो है हमारा जोन जो है जोन 1 जो है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसको मर्ज किया गया है सेकंड में, तो इसीलिए ए वाली कैटेगरी जो बिल्डिंग है उसको भी ख़त्म ही कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप टेबल पे, उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है 1 और इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5, तो वो क्या है दिखाया गया है यहाँ पे, जोन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो ना ही ए दिखाया गया है ना ही जोन नंबर 1, क्योंकि उनको स्किप किया गया। यहाँ पे लिखा है कैटेगरी ए इज नाउ abandoned as zone 1 does not exist anymore। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोडल प्रोविजंस ऑफ IS 4326 1993। तो बेसिकली क्या कोडल प्रोविजंस है हमारे, जो कि हमारा रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, अगर हमें कुछ मटेरियल सिलेक्शन करना है, जो भी हमें बनाना है उसके लिए तो मटेरियल हमें चाहिए, तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे कि कोड हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है तो किस तरह के हमारे पास मैसनरी मटेरियल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैसनरी यूनिट कैसा होना चाहिए। तो मैसनरी यूनिट अगर हमारे पास अर्थक्वेक बिल्डिंग है तो उसमें क्या करना है कि हमारे पास जो अच्छी खासी ब्रिक्स होनी चाहिए, मतलब वो सख्त होनी चाहिए, वेल बर्न्ड ब्रिक होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कंक्रीट का ब्लॉक होगा उस भी बहुत अच्छी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और लेस दैन 3.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला था हमारे पास कि हमारे पास कैसे ब्लॉक्स और ब्रिक ब्रिक कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमें देखेंगे कि हमारे पास हमने स्टोन मैसनरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्क्वाड स्टोन मैसनरी, मतलब एक स्क्वायर शेप का मतलब हम स्टोन्स बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे मिक्स करते हैं तो वो स्क्वायर शेप की वो बन जाती है, तो उसको कहते हैं हम स्क्वाड स्टोन मैसनरी होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि हमारे पास कोड ने बताया गया है, IS कोड है हमारे पास 1597 पार्ट 2 1992, उसमें बताया गया है कि कैसी हमारे पास स्टोन मैसनरी होनी चाहिए या स्टोन ब्लॉक मैसनरी होनी चाहिए। तो उस कोड को फॉलो करते हैं हम इस कोड में भी कि भाई ऐसी चीज़ें हमारे पास स्टोन वाली होनी चाहिए। अब करते हैं बात मोटार्स की। मोटार जैसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, हमारे पास सीमेंट मोटार है। सीमेंट में तो पता ही है आपको सीमेंट में सीमेंट सैंड मिलता है वहाँ पे, तो हमारे पास मोटार बन जाता है। इसी तरह से लाइम मोटार है, तो इसी तरह से बहुत सारे मोटार्स होते हैं हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि जो हमें मेन मोटार है हमारे पास उसमें किस तरह का मतलब क्या रेशो होना चाहिए। बेसिकली देखा गया है कि जो टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ होती है वो इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है हमारे पास अर्थक्वेक बिल्डिंग्स के लिए। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे, हम अगर मड से बनाएंगे हमारा कंस्ट्रक्शन, अगर हमने मड से बनाएंगे तो वो देखेंगे वो रिगार्डिंग टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ को देखेंगे तो वो सूटेबल नहीं होगी हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसलिए हम मोटार जो है मिक्स बनाते हैं सीमेंट और सैंड का, यूजुअली 1:6 रेशो में होता है बाय वॉल्यूम। एटलीस्ट यही रेशो हम कम से कम, अगर यही रेशो हम यूज़ करते भी हैं इसी सीमेंट मोटार के लिए,
तो इसी तरह से हमारे पास जो है आईएस कोड में टेबल दिया गया है, वहाँ पे आप टेबल भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह के अलग अलग रेशियोज दिए गए हैं हमारे जो रिकमेंड किया गया मोटर मिक्सेस बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा रीइंफोर्समेंट बार्स जो है, अगर हमने वो कहाँ पे करने हैं, मैसनरी में प्रोवाइड करने हैं, तो वो बार्स जो है उनमें प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कवर दिया गया होना चाहिए। जैसे कि कवर मतलब उनमें अच्छी खासी गैप, उनके ऊपर सीमेंट जो है, सीमेंट सैंड का जो मोटार है वो अच्छे से आना चाहिए। और उसकी जो वो रेशो है वहाँ पे वो कम से कम 1:3 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और क्लियर कवर कम से कम 10 mm तक रखना चाहिए। और अगर इसी तरह से हम देखेंगे कि उसकी जो ग्रेडिंग होती है, अगर हमने वो सीमेंट कंक्रीट बार्स जो बनाए तो कंक्रीटिंग भी वहाँ पे होगी, तो उस कंक्रीट का जो मिक्स है वो हम M15 से मिनिमम नहीं लेंगे, M15 का ही लेंगे। और उसमें क्लियर कवर जो होता है 15 mm तक रखते हैं, जो कि हमारा, या अगर हमारे पास जो बार डायमीटर है या वो, या अगर 15 mm है, दोनों में से जो भी हमारे पास ग्रेटर हो वही हम उसका क्लियर कवर रखते हैं। तो अब बात करते हैं हम वॉल्स की। जो वॉल्स है हमारी, वो एक तो होती है लोड बियरिंग वॉल्स और दूसरी होती है जस्ट पार्टीशन वॉल। तो हम बात करेंगे मेन लोड बियरिंग वॉल्स की। तो लोड बियरिंग वॉल्स है वो कम से कम 190 mm से कम होनी नहीं चाहिए, और उसकी लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 15 मीटर से ज़्यादा, हमने पहले लेक्चर में भी ऐसा कहा था कि अगर हम ज़्यादातर लेंथ्स लंबी कर देंगे बिल्डिंग्स, तो वो उसमें ज़्यादा खतरा होता है कि वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम कहते थे अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो उसकी अगर लेंथ है उसकी, वो हमेशा वहाँ पे अगर दूसरे साइड से है वो हमेशा कम होनी चाहिए, लेस देन 3 टाइम्स, या हम ग्रेटर देन 3 टाइम्स बी नहीं होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 3 टाइम्स बी के। तो इसी तरह से हम कहेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास जो भी अब ये बिल्डिंग है, तो हम क्या कहेंगे, तो हमें उसमें 15 mm से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं काम, अगर हमें अब स्टोरीज़ बनानी होती है ना, नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर हमें अच्छी खासी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें 4 स्टोरीज़ तक हम यूजुअली कोडल प्रोविजंस जो है हमारी, वो हम कहते हैं कि 4 नंबर ऑफ़ स्टोरीज शुड बी प्रोवाइडेड। और जो भी मैसनरिंग बेयर वॉल है उसमें प्रॉपरली हम रीइंफोर्समेंट करेंगे। रीइंफोर्समेंट जितना अच्छा होगा तो उतनी हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होगी। और जितनी बिल्डिंग्स हमें स्ट्रेट होगी और सिमेट्रिकल होगी प्लान में हर किसी डायरेक्शन में, तो हमारे अर्थक्वेक उसमें शॉक्स एब्जॉर्बेशंस का अच्छा खासा चांस है। तो हमें इवन ये भी चेक करना चाहिए कि वॉल पैनल्स कैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, बेंडिंग कितनी है, या शेयरिंग कितनी उनकी शेयरिंग फोर्स वगैरह है। ये था हमारा वॉल्स के बीच में। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैसनरी बॉन्ड्स होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बॉन्ड पड़े होंगे, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फिल्मिश बॉन्ड। इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि जो भी बॉन्ड्स हैं ब्रिक मैसनरी में, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर हमारे पास बॉन्डिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने बॉन्ड नहीं किया, या अल्टरनेट लेयर्स अच्छे से नहीं डाली, या वर्टिकल जॉइंट्स एक जगह रख सके, तो इवन जब भी हमारे पास सिस्मिक शॉक्स आएंगे तो इवन हमारा वॉल वहाँ पे, मैसनरी बॉन्ड जो है वहाँ पे, वो वॉल का ब्रेक होके गिर सकती हैं हमारी। तो इसी तरह से अगर हमें बहुत अच्छी तरह से हमें बॉन्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर वॉल होते हैं हमारे पास और जो जॉइंट्स होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम, स्टेपिंग जॉइंट्स बनाते हैं हम बेसिकली कॉर्नर्स पे। ये मोस्टली हम कॉर्नर्स पे बनाते हैं, या इवन हमारे पास क्या होता है कि टी जंक्शन होता है, जहाँ पे हमने टी वॉल हमने वहाँ पे क्रिएट की होती है, तो वहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं, इस तरह का हम जो स्टेपिंग वाला काम जो जॉइंट देते हैं, स्टपिंग जॉइंट, वो वहाँ पे किया जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपको इधर पे बताऊँगा, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये वॉल है, ये यहाँ पे इसका कॉर्नर है, और यहाँ पे, यहाँ ये वाला सेक्शन जो ये यहाँ पे टी जॉइंट बन जाता है। तो हमने क्या कहा, जो हमारे पास ये वाला जॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये स्टेप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, यहाँ पे स्टेप किए निकाले गए हैं ताकि जॉइंट प्रॉपर रहे। यहाँ से ऐसे इसी जॉइंट को, जो ये जॉइंट है, इस जॉइंट को टूथ जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसके दांत जैसे निकले हुए हैं यहाँ से। ऑल्टरनेट हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डालते हैं, ऑल्टरनेट
इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब ये यहाँ से इस साइड से टूट्स निकले हुए हैं, और ये क्या करते हैं, मैक्सिमम 450 हाइट पे हम एक जॉइंट डालते हैं, तो दूसरा जॉइंट फिर हम रिप्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ में हमने यहाँ से टूट्स इस तरह इस साइड से डाला, और 450 की हाइट तक हम जब चले गए, उसके बाद ऑल्टरनेट हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से जॉइंट डालना इस तरह से। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं टी सेक्शन पे, टी जॉइंट पे, यहाँ पे भी हमने जो ये टूथ जॉइंट है, इधर पे टूथ जॉइंट्स हमने डाली हुई हैं, और यहाँ पे फिर ऐसे जॉइंट्स और एक डाली है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो ये वाली जॉइंट थी, वही हमने यहाँ पे भी ये वाली जॉइंट यहाँ पे भी वही क्रिएट की। तो उसी यही टूथ जॉइंट जो है ये हम करते हैं कहाँ पे, या तो कॉर्नर्स पे या टी जंक्शंस पे। तो इससे हमारा जो है बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग्स इन वॉल्स। जो भी ओपनिंग्स होंगी हमारे इस दीवारों में, जैसे हमारे पास डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो वो किस तरह से होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, जो भी हमारे पास ओपनिंग्स है, तो उनमें क्या होना चाहिए, जो भी लेटरल लोड है वो रेजिस्ट करने चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि मोस्टली हमें उन्हें छोटी ही खिड़कियां या दरवाजे रखने चाहिए, और सेंट्रली, ऐसा नहीं है कि हम कोनों में जाके रख देंगे, सेंट्रली डिज़ाइन करी होंगी, सेंट्रली लोकेट किए होंगे, तो अच्छा भी रहेगा, और हमारे एस्थेटिक लुक पे भी अच्छा जाएगा, और हमारे जो वहाँ पे लेटर लोड्स भी वो वहाँ पे ले लेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो गाइडलाइंस दी गई थी हमारे साइज़ या पोजिशनिंग कैसे कर रखनी है ओपनिंग्स की, वो हमारे टेबल नंबर 4 है, IS कोड जो हम 4326 में है, उस पे वहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है टेबल में क्या कैसी ओपनिंग किस तरह से, मतलब किस तरह से साइज़ की होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो भी हमारे कोई भी ओपनिंग्स, अगर हमारे जितने भी फ्लोर्स हैं, जितनी भी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, वो होनी चाहिए सेम लेवल पे, ताकि वो जो कंटिन्यूस बैंड हमें फिर वहाँ पे जा डालना पड़ता है, वो भी हमें एक जगह ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने डोर्स को नीचे कर दिया एक लेवल पे, और विंडोज़ को ऊपर कर दिया, तो और वो वहाँ पे वो बैंड हम अच्छे से नहीं डाल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वो लेंटल बैंड भी कहते हैं उसको। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये एक ही तरह से ओपनिंग्स होनी चाहिए। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे कोडल्स प्रोविज़न दिए गए हैं, तो हम वही वहाँ पे करते हैं कि, और इवन क्या होता है कि हमारे पास बार्स भी होते हैं, कभी कभार हम ओपनिंग्स के साथ साथ हम बार्स को भी ज्वाइन करते हैं, ताकि उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथनिंग है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो, और रेनफोर्स कंक्रीट लाइनिंग भी करते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे हम जो स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं हमारे पास, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी, ये एक हमारा समझो वॉल है, और यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे हमने कंक्रीटिंग करके हमने एक वर्टिकल बार्स जो खड़ी करी हुई हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन समझो यहाँ पे हमने काटा हुआ है, और हम टॉप व्यू देख रहे हैं फिर उस सेक्शन का, और ये वॉल की थिकनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इस वाले सेक्शन में यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वर्टिकली जो है रीइंफोर्समेंट बार्स डाली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो थिकनेस है, ये टी वॉल थिकनेस है, ये तो सारा विंडो है, और ये जो T1 है, यहाँ पे ये दिखा रहा है T1 जो है ये थिकनेस ऑफ है, लिंटल की थिकनेस है। और ये यहाँ जो ये जो है, ये जैम्स जो बड़े हैं यहाँ पे, हमने ये वहाँ पे जो जॉइंट्स डाली हुई हैं, ये जैम्स जो है ये T2 यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस ऑफ कंक्रीट है जो हमारी जैम्स में पड़ी हुई है। तो ये था हमारा ओपनिंग इन वॉल्स। उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी होते हैं ना, और जो विंडोज़ है, वो अगर हमने प्रोजेक्ट बाहर की ओर किया है, तो वो इस तरह से होना चाहिए, उनमें ऐसी रेनफोर्समेंट होनी चाहिए ताकि वो टाइड एक साथ हो। ऐसा ना हो कि हमने ये जो हमने निकाले हैं वेंटिलेटर्स या कुछ भी बाहर से, और फिर वो उनमें मतलब हमने बॉन्डिंग अच्छे से ना की हो, वो टाइडली अच्छे से ना, तो अर्थक्वेक शॉक की वजह से वो पहले ही सबसे पहले गिर सकते हैं। और यूजुअली क्या करते हैं हम कि आर्चेस जो हम कभी कभार क्या करते हैं, ओपनिंग्स की जगहों पे हम वहाँ पे आर्चेस प्रोवाइड करते हैं, उनको कोशिश करना चाहिए वैसे आर्चेस ना प्रोवाइड करें। अगर हम आर्चेस अब दे भी रहे हैं, तो वहाँ पे स्टील टाइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना हमारा वो सिस्मिकली फेल हो सकता है। नाउ द टॉपिक इज सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग अरेंजमेंट्स। तो कैसे हम सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग अरेंजमेंट करें, हम अपनी बिल्डिंग्स में कैसे हम दें उनमें, ताकि उनमें
अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ जाए। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे जो भी है हमारे पास जो है, जो भी बॉन्ड्स हो या इवन हमारे पास या हॉरिजेंटल रीइंफोर्समेंट होगी या वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होगी, तो उस इस बारे में हम यहाँ डिस्कस वो चीज़ करेंगे। तो हमने क्या सबसे पहले देखना है कि भाई अगर हमने हॉरिजेंटल ये रीइंफोर्समेंट देनी है, वो कहाँ पे दे देंगे, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल रीइंफोर्स, ये भी हमारे इसी में आता है कोड में, जो कि क्लास 8.4 ऑफ आईएस में दिया गया है 4326 में, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। और हॉरिजेंटल रीइंफोर्समेंट जो भी है हम दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो भी हॉरिजेंटल बेंडिंग होती है अगेंस्ट इनर्शिया फोर्स, क्योंकि जब भी फोर्स आता है सिस्मिक फोर्स, तो हमारे बिल्डिंग्स पे ये इनर्शिया फोर्स पड़ जाता है, तो जो भी हॉरिजेंटल इनर्शिया फोर्स है वो उसको बियर कर पाती है। तो इसी तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारी जो वर्टिकल रेंज या हॉरिजेंटल रेनफोर्स है, ये टाई करती है। मतलब अगर हमने टाई वॉल्स हमारे शायद कॉर्नर्स पे हों, या मैंने पहले ही कहा था टी जंक्शन पे हो, तो ये अगर हमने वर्टिकल या हॉरिजेंटल रेनफोर्स भी दिए, तो ये उसको टाई करते हैं अच्छे से। और हमारी जो एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं, उनमें हमें क्या होता है कि हमारे प्रिवेंट करती है किस चीज़ों से, ये वाला जो हमने अगर हमने रेनफोर्स श्रिंकेज से हमें प्रिवेंट होती है ये चीज़, अगर हमने डाली हुई है। इवन टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक्स हमारे बिल्डिंग में पड़ेंगे, तो हमने जो वो हॉरिजेंटल रेनफोर्स की वजह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब जो हमें देखना है कि हमने अगर अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजेंटल रेनफोर्स करनी है, तो वो किस तरह करेंगे, कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजेंटल बैंड्स, जो या जिनको हम रिंग बीम्स भी कहते हैं, वो हम वहाँ पे हॉरिजेंटली रीइंफोर्समेंट करते हैं। तो इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने इसमें ये हॉरिजेंटल बैंड्स में हमने रीइंफोर्समेंट किया है, तो ये सिस्मिकली जो है स्ट्रेंथनिंग देती है हमारी बिल्डिंग्स को। अदरवाइज़ जो है, अगर हमने रीइंफोर्समेंट बनाया विदाउट हमने रीइंफोर्समेंट ये बैंड एक बनाया, तो वो हमारा फेल हो सकता है। तो इसी तरह से जो बैंड है हमारा, रीइंफोर्स कंक्रीट का होना चाहिए, या रीइंफोर्स ब्रिक जो है उसमें हम उस तरह का बैंड बनाते हैं जो हमने दीवार में टाई करते हैं फिर एक साथ में, और इसी तरह। तो ये हमारे पास कुछ बैंड्स है। जैसे सबसे पहले हम बैंड की बात करेंगे, तो वो है लिंटल बैंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंड होता है। ये प्रोवाइड हम कहाँ करते हैं, जैसे कि कहीं पे भी हमने जो भी बिल्डिंग बनाई है, लिंटल बैंड हम वहाँ पे हम हमने वॉल्स में बनाते हैं। जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि डोर्स विंडोज़, तो उनको एक साथ रखने के लिए वहाँ पे लिंटल बैंड वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और आउट ऑफ प्लेन का जो है बेंडिंग हो सकती है, आउट ऑफ प्लेन वाली फेलियर की से बेंडिंग हो सकती है, उसको रोकने के लिए। तो इवन ये स्टेबिलिटी ऑफ वॉल जो है वो भी हमें इससे मिल जाती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक से। तो इसकी जो रेनफोर्समेंट है वो हम देख सकते हैं हमारे वो टेबल में, या हमारी फिगर्स लगी हुई हैं आईएस कोड में, तो उस तरह से हम कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से जो प्लिंथ बैंड है, ये हम क्या करते हैं मोस्टली, ये हम जब भी कभी सॉफ्ट सॉइल होगी हमारे पास, या कहीं हिली एरिया अनइवन हिली एरियाज़ होते हैं, तो हमें वहाँ पे जो बैंड है वो हमें डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग से रोकते हैं। तो उस चीज़ से डिफरेंशियल सेटलमेंट हमें नहीं होती है। और ये जो बैंड है एज अ वाटर प्रूफ भी, हमें वाटर प्रूफ कोर्स जो बनता है, ठीक है, तो नीचे से पानी नहीं आता, वो बैंड उसको रोक लेता है। तो तब ये हम बैंड प्रोवाइड करते हैं हमारी कहाँ पे, प्लिंथ लेवल। जो कि हमने प्लिंथ लेवल है, उसके बाद हम वॉल्स जो बनाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे टॉप ऑफ फाउंडेशन वॉल पे वहाँ पे हम ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से रूफ बैंड जो है, ये हमेशा हमेशा जो है ये बिलो कहाँ होता है, या रूफ के या फ्लोर के। ये इम्प्रूव करता है रेजिस्टेंस हमें अगेंस्ट डायफ्राम के, हमें ये इम्प्रूवमेंट देती है। तो इवन हमारा क्या है इसमें, कि ये जो फेलियर है ये कहाँ पे हो सकता है, ये अगर हमें बचा सकता है किसमें, डायफ्राम, फ्लेक्सिबल डायफ्राम फेलियर में अगर होगा। ये मोस्टली जो ये वाला टाइप जो बैंड का है, ये हम कहाँ करते हैं ये यूज़, अगर हमारे पास
अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो या कंक्रीट ब्रिक रूफ हो, तो वहाँ पे हम ये मोस्टली कर लेते हैं ये वाला बैंड। इवन अगर हमारे पास कंक्रीट स्लैब का ही है तो हम बैंड को इवन अवॉइड भी कर सकते हैं डालने से। इसी तरह से गेबल बैंड है। गेबल बैंड क्या है, ये हम वहाँ पे जब भी हमने गेबल बनानी हो कहीं पे, तो टॉप ऑफ गेबल मैसनरी जो है वहाँ पे हम डालते हैं पर्लिन्स के नीचे, पर्लिन्स के नीचे। और ये जो ये है, ये हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो रूफ बैंड्स है उनके साथ मतलब एक साथ जुड़ा होना चाहिए, एक ही लेवल पे होना चाहिए। और ये मोस्टली क्या करता है, जो आउट ऑफ प्लेन फेलियर रहता है उनको रोकता है ये चीज़ें होने से। नेक्स्ट है हमारा जो है सेक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट बैंड। क्या चीज़ कि जो हमने यहाँ पे एक यहाँ पे बैंड बना हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर जंक्शन है, यहाँ पे टी जंक्शन का दिखाया गया है कि हम यहाँ पे किस तरह से बैंडिंग्स करते हैं। इसमें क्या है, जो भी सबसे पहले रीइंफोर्समेंट कंक्रीट होगी वो कम से कम M15 ग्रेड से कम नहीं होगी, जो मैंने पहले भी कहा था। और मोटार जो है इसमें, उसमें कम से कम 1:3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने बैंड डाला है, ऐसा नहीं है कि हमने अगर वॉल हमारा है तो वॉल के उसके सेंटर में डालेंगे या वॉल के एक्सटीरियर थोड़ा सा बियॉन्ड करेंगे, नहीं भाई। बैंड अगर डालना है तो ये पूरा जितनी वॉल की हमारे पास थिकनेस है उस तक हमें जाना है, वहाँ तक हमें वो करना ही करना है। और इसी तरह से बैंड की जो थिकनेस होती है कम से कम हम 75 mm तक तो लेते ही हैं, और उसको रेनफोर्स भी करते हैं। और रेनफोर्समेंट तो ज़रूरी है इस बैंड की, तभी तो ये सिस्मिक शॉक प्रूफ होगा। ये हमारे क्लास में दिया गया है, और क्लास नंबर है वो 8.4.5 ऑफ IS 4326, और टेबल नंबर 6 भी आप देख सकते हैं कोड में, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे ये पूरी तरह से दिखाया गया हुआ है। अगर हमारे पास जो है ब्रिक वर्क जो है वो अब रीइंफोर्समेंट है होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जॉइंट्स है, अगर उनमें हमने स्टील बार्स पहले से डाली हुई हैं तो वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, ताकि हमारा पास जो भी मिनिमम मोटार है जो कवर आएगा वो अराउंड द बार होना चाहिए। इसी तरह से इन बैंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क, the area of steel provided should be equal to that for reinforcement concrete bands। जितना भी हमारे पास reinforcement concrete band है वो उस एरिया तक हमें वो पूरा ब्रिक वर्क जो है पूरा reinforced concrete band वहाँ तक होना चाहिए। और जो कंटिन्यूटी ऑफ बैंड्स है, चाहे कहाँ पे कॉर्नर्स पे होगा या हमारे पास कहीं पे भी इंटीग्रल फंक्शन मीन्स कि हमारे पास टी जंक्शन वो मिडल पे होगा, तो वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बैंड यहाँ से डाल दिया, ठीक है, ये कॉर्नर है, और अब मैं इधर से और एक बैंड स्टार्ट करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला बैंड जो पड़ रही है इसके ऊपर कोलैप्स हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ से रीइंफोर्समेंट जा रही है और ये यहाँ से यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट जा रही है, तो इन दोनों को क्या करना है, वहाँ पे एक क्या करना है, कंटिन्यूटी बनानी है, ताकि हमारी जो है ये कंटिन्यूटी लगे, ऐसा ना लगे कि वो अलग चीज़ है और अलग चीज़ है। इसी तरह से ये बताया गया है L सेक्शन है, ये T सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहे गए हैं, लेटरल टाइज किनको कहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। नेक्स्ट इज डोवेल बार्स। डोवेल बार जो है ये कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमने बिल्डिंग्स D और E वाली कैटेगरी जो है उनमें ये मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। ये इम्प्रूव करता है, बेसिकली इसका काम क्या है कि ये इम्प्रूव करता है, जो बॉक्स एक्शन ऑफ वॉल है उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। और ये कहाँ पे मोस्टली डाला जाता है, जो कि कॉर्नर्स हों हमारे, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर्स हैं या टी जंक्शन है, उन जगहों पे, या इवन हमारी सिल लेवल, जो भी हमारे विंडोज़ की सिल लेवल होती है ना नीचे वाली, तो हम मोस्टली कम से कम तो 900 mm तक तो फिर वो डालते ही डालते हैं। ये तो किस शेप में होती है, या तो ये यू शेप में होती हैं, मोस्टली देखा गया 8 mm की डायमीटर की इनकी बार्स होती हैं। और जो हम इसका रेशियो लेते हैं सीमेंट और मोटार को 1:3 लेते हैं, और कवर कम से कम मिनिमम 10 mm कवर होता है हमारे पास। आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, ये वाला ये कुछ फिगर्स जो हैं ये बनाई गई है हमारे बार्स। देखो ये यू शेप बार्स दिख रहा है ना, ये यू शेप का,
इसी तरह का यहाँ से और यहाँ से। तो ये कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये देखो यहाँ से लेके इधर तक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। पहले ये वाला एक बार है इस तरह का, और यहाँ पे कंटिन्यूटी रखने के लिए ये वाली बार यहाँ तक है, ना कि हमने यहाँ से स्टार्ट की है, क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो इवन इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट, क्लास 8.4.8। ये आप आईएस कोड में देख सकते हैं, ये क्लास में हमारे अलग अलग क्लास जो हैं उनमें लिखे गए हैं। वर्टिकल रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ पे हम डाल सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है ये हमारी सिस्मिक रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो और जो वर्टिकल स्टील हम डालेंगे मोस्टली कहाँ पे, कॉर्नर्स पे या जंक्शंस ऑफ वॉल पे, वो कम से कम कितना होना चाहिए, 34 mm थिक। मीन्स कि हमारे पास जो भी वॉल है वो हमारे पास जंक्शन कितना होगा हमारे पास, समझ रहे हो ना। द वर्टिकल स्टील एट कॉर्नर्स एंड जंक्शन ऑफ वॉल शुड आर अप टू 34 mm थिक। वो 34 mm थिक मीन्स कि 1.5 ब्रिक वर्क जो है शैल बी प्रोवाइडेड, वहाँ प्रोवाइड करना चाहिए एज पर टेबल। ये हमारा टेबल बेसिकली दिया गया है, जो आईएस कोड में हमारे पास टेबल दिए गए हैं कि भाई अगर वर्टिकल बार है कौन सा कहाँ पे कितने जगह पे कैसा होना चाहिए, वो सारा हमारे पास वहाँ पे टेबल में दिया गया है। अगर इसी तरह से हमारे पास वॉल थिकनेस 340 mm होगी तो एरिया ऑफ बार जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनली वो इंक्रीज बढ़ता जाएगा। ये जो स्टील का जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी कैटेगरी या कितनी स्टोरीज हैं हमारे पास, ये इसी तरह से डिपेंड करेगा हमें वर्टिकल बार्स कितनी डालनी पड़ेगी, कितनी। और हमने देखा कि अगर हमारे पास ए कैटेगरी की बिल्डिंग होती, जो कि अब है नहीं, हम क्या करते थे उस टाइम पे, पहले ए कैटेगरी की बिल्डिंग्स में हम कोई भी वर्टिकल स्टील प्रोवाइड नहीं करते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो इतना सिस्मिक वहाँ पे सिस्मिक जोन नहीं होता था कि हमें वहाँ पे उसके लिए वहाँ पे यूटिलाइज करें। और इसी तरह से जो हमारे पास जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, जो भी हमने एम्बेड की कहाँ पे, प्लिंथ से मैसनरी से लेके ये स्लो जो है रूफ स्लैब हो या हमारे पास रूफ बैंड जो होगा वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ताकि वही जो हमारे पास वर्टिकल जो है वो लिंटल के पास भी होना चाहिए, फ्लोर स्लैब। तो बेसिकली वो क्या है कि एक यूनिट जैसा हमारा बना देता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये चीज़। इसी तरह से हमारे पास है जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है वो पास होनी चाहिए कहाँ, लिंटल बैंड से भी। विंडोज़ की जगह पे या हमारे पास डोर की ओपनिंग होगी, ये फाउंडेशंस हो सकती हैं, मतलब फाउंडेशन से लेके ही हम विंडोज़ से होके या डोर से लेके फ्लोर तक हम वो बैंड वहाँ पे हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट की डिटेल्स है या ब्रिक मैसनरी बिल्डिंग की डिटेल्स है वो हमारी फिगर में दिखाई गई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास आईएस कोड है IS 4326, उसमें सारा ये वहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग अरेंजमेंट रिकमेंडेड फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स। ये वाली जो है स्ट्रेंथनिंग अरेंजमेंट ये क्या है, रिकमेंड की गई है मैसनरी बिल्डिंग्स के लिए। हमारे पास ये भी हमारा जो है टेबल वहीं से लिया गया है, आईएस कोड से ही लिया गया है, क्लास 8.4.1। यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग दिखाई गई थी, तो वो नंबर ऑफ़ स्टोरीज बताई गई हैं। ये कुछ नंबर ऑफ़ स्टोरीज हैं 1 2 3 4। तो इसमें ए मतलब स्ट्रेंथिंग टू बी प्रोवाइड इन ऑल स्टोरीज, कैसी स्ट्रेंथ, इसमें ए कैटेगरी की खाली स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है। जैसे कि हमारे पास अगर एक बिल्डिंग ए कैटेगरी की होगी और नंबर ऑफ़ स्टोरीज 1 से लेके 3 तक होगी, तो उसमें हम खाली क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के खाली हमारा मैसनरी मोटार अगर होगा काम चल जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे बी जो है कैटेगरी से 1 to 3 तक, तो वहाँ पे देखा जाएगा ABCFG, इतनी सारे फैक्टर्स करने हैं। क्या क्या है, ए मैसनरी मोटार होना चाहिए, लिंटल बैंड होना चाहिए, रूफ बैंड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एफ कैटेगरी के ब्रेसिंग इन प्लेन एंड टाई लेवल होना चाहिए। तो ये सारा दिया गया है इस टेबल से, आप देख सकते हैं। तो ये जो असल में अब जो भी हमने जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी हमने अरेंजमेंट जो भी प्रोवाइड किया है रेनफोर्समेंट स्टील, चाहे हॉरिजॉन्टल किया हो या वर्टिकल किया हो मैसनरी बिल्डिंग में, वो हम देख सकते हैं जैसे कि इन फिगर्स में देख।
ये मैसनरी बिल्डिंग देख सकते हैं आप। इसमें दिखा गया है कि ये वाला फ्लैट है और रूफ वाला है और ये पिच रूफ है। फ्लैट रूफ में क्या है, जैसे कि हमारे पास लिंटल बैंड्स है, ये वाले लिंटल बैंड है, यहाँ से जा रहा है नंबर वन इधर तक, ये देखो डोर्स और विंडोज़ के ऊपर से जा रहा है। तो इसमें हमने कौन सा है, हमारे पास जो है हॉरिजेंटल, जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट लगी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपनिंग्स है, वहाँ पे हमने यहाँ प्लिंथ लेवल से ही लेके ऊपर तक चले गए हैं, और यहाँ तक वो एम्बेडेड कहाँ तक किए गए हैं, हमारे इसमें तक, लिंटल बैंड तक। और जो भी हमारे पास रूफ बैंड है, मैंने वो क्या है कहा, वो हम किस लिए करते हैं, खाली पिच रूफ के लिए। बाकी रूफ्स के लिए हम यूजली यूटिलाइज नहीं करते हैं। पिच रूफ ये है हमारा, ठीक है। ये वाला पिच रूफ देखें, इसमें भी अगर देखेंगे आप, यहाँ से देखिए ये अरेंजमेंट हो रही है, यहाँ पे लिंटल बैंड की हो रही है अरेंजमेंट। इसी तरह से आप यहाँ जो है ये सेक्शन यहाँ पे दिखा गया है, ये यहाँ पे इसका जॉइंट है। इस जॉइंट में क्या दिखाया गया है कि यहाँ वाला ये जो है 8 नंबर, ये बोल्ट एक जा रहा है इन दो के बीच में। किस किस के बीच में, जो हमारे पास यहाँ पे जो भी राफ्टर्स है ना, ये राफ्टर्स है, ये राफ्टर है, ठीक है, और उनके बीच में ये बोल्ट जा रहा है, तो हमारे पास एक बॉन्डिंग बन जाती है एक जैसी। इसी तरह से ये सेक्शन दिखाया गया है, डोर्स हो या विंडोज़ है, यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है, ये लिंटल एक मोनोलिथिक ही बना रहे हैं ना बेसिकली। तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है मैसनरी बिल्डिंग, वो कैसे होनी चाहिए।